स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवाजी जयंती की आप सभी को ढेर सारी बधाई। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बाल शिवाजी छत्रपति शिवाजी में तब्दील हुए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है और अगर आप में पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खासकर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज दे नो कि मिडीवल इंडिया में मराठास प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड कई सारे क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो उस लिहाज से भी जो इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, शिवाजी महाराज भारत के इतिहास में वो विरले राजा रहे हैं, वो विरले लीडर रहे हैं जिन्होंने अपने शौर्य और विवेक बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए एक हिंदू राज्य को स्थापित करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। मुगलों का जब डिक्लाइन हो रहा था तो एक सेंट्रल पावर वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था। इसमें जो शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की फाउंडेशंस ले की, उसने वो वैक्यूम को फिल करने में मदद की, राइट। और काफ़ी देर तक अंग्रेज़ों और कई यूरोपियन पावर्स को एट बे रखा। तो शिवाजी महाराज में कई क्वालिटीज़ थी, जैसे कि उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी विवेक बुद्धि, उनकी गवर्नेंस का स्पिरिट, करेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी मातृभूमि के प्रति उनका नेशनलिज्म, जिसने उनको एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। तो आज इन्हीं की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से महज 16 साल की उम्र से ही इनका संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष के दौरान उन्होंने भारत को सोशियो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंसोलिडेट किया, राइट। और एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। गोरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स को प्रोमिनेंट बनवाया एंड इंडियन नेवी की जो फाउंडेशनल वैल्यूज और जो फाउंडेशन है वो भी हम कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य में देख सकते हैं, उसको मराठा साम्राज्य के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो कनेक्ट हो जाइए। यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल दैट इज CS लाइव ग्रुप और इंस्टाग्राम पर hello.chandan sharma, दिस इज माई पर्सनल हैंडल। डू फॉलो मी हेयर एंड @hello_chandan के ऊपर भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं ऑन टेलीग्राम। अगर आप प्रीलिम्स 2024 को तैयार कर रहे हैं तो हमारा SIP प्लस प्रोग्राम इट इज टारगेटिंग 2024 प्रीलिम्स, जहां पर लाइव क्लासेस और हर लाइव क्लास के बाद एक सेक्शनल टेस्ट हो रहा है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज पे आपको मिल रही है। CSAT और GS दोनों के ऊपर फोकस है और पूरे प्रीलिम्स का सिलेबस ये 29 अप्रैल तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज यानी कि 19 फरवरी से हमने इसको जस्ट स्टार्ट किया है। इकोनॉमी के सेक्शन से हमने इसको शुरू किया है एंड ग्रेजुअली इसमें कहानी और सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप प्रीलिम्स 2024 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस बैच इज अ मस्ट फॉर यू। कोई डाउट या शंक शुबा है इस कोर्स को लेकर तो @hello_chandan HELLOCHANDAN टेलीग्राम पर यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपने लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जब भी एनरोल करें तो CS लाइव कोड लगा के आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के ऊपर हाईएस्ट डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। इनका जन्म पुणे में स्थित शिवनेरी फोर्ट में हुआ ऑन February 19, 1630। ठीक है, आज क्या है, February 19 ऑफ 2023 है, राइट। तो 1630 के February 19 में इनका जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट इन पूना, राइट। उस समय नॉर्थ इंडिया जो था वो मुगल एम्परर शाहजहां के राज में था और साउथ में यानी कि दक्षिणी भारत में 3 दक्षिणी सल्तनत का राज था। ये 3 दक्षिणी सल्तनत कौन सी थी? निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। इसमें आदिल शाही ऑफ बीजापुर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि शिवाजी के पिताजी यानी कि शाहजी भोंसले ये बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे, यानी कि आदिल शाह ऑफ बीजापुर को सर्व करते थे एज सेनापति, एज मिलिट्री कमांडर, राइट। एंड मुगल्स और बीजापुर के बीच में एक ट्रीटी के तहत शाहजी भोंसले को यह हुक्म था कि वो पुणे में नहीं रहेंगे। हालांकि पुणे की जागीर उन्हीं की है। ही हैज अ राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, दैट इज ही हैज राइट टू कलेक्ट जागीर, राइट। जागीर में क्या होता है कि आपको एक एस्टेट दिया जाता है जिसमें से आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं अपनी मिलिट्री और अपनी मेंटेनेंस के लिए। आप उस रेवेन्यू से खर्चा निकालते हैं और जो सरप्लस है वो फिर अपने सुपीरियर्स यानी कि इस केस में आदिल शाही की ट्रेजरी में चला जाता है, राइट। तो पुणे की जागीर तो देखो शाहजी भोंसले की थी, लेकिन वहां रहने का अधिकार इनको नहीं था। तो कॉन्सिक्वेंटली ये बीजापुर में ही रहते थे और इसलिए इन्होंने शिवाजी और अपनी वाइफ जीजाबाई जो कि शिवाजी की माँ थे, राइट, उनके नाम ये जागीर कर दी। क्योंकि पिता
दूर रहते थे तो शिवाजी को एक गार्डियन की ज़रूरत थी जो उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ एस्टैब्लिश कर सके जो इनको आने वाले समय में एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। और इस गार्डियन की भूमिका शिवाजी की ज़िंदगी में कौन निभाता है? दादोजी कोंडादेव, राइट। तो क्योंकि शिवाजी बहुत ही छोटे थे उस उम्र में, राइट, जहाँ पर जागीर कलेक्ट करने के लिए भी एक माइंड चाहिए, ठीक है। तो बच्चे का माइंडसेट अभी इतना डेवलप नहीं होता। तो बाल अवस्था में दादोजी कोंडादेव ने शिवाजी को मेंटरशिप दी, एक गार्डियन की तरह काम किया और पुणे की जागीर कलेक्ट करने में भी शिवाजी की हेल्प की। इसी के साथ साथ उनकी जो बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज थी उनको भी डेवलप करने में दादोजी कोंडादेव का एक बहुत बड़ा रोल था। और जो बुनियादी लड़ाई या युद्ध के मैदान में जो स्किल्स ज़रूरी होती हैं, चाहे हम घुड़सवारी की बात करें, निशानेबाजी की बात करें, तलवारबाजी की बात करें या फिर इवन गोरिल्ला टैक्टिक्स की बात करें, तो ये चीज़ें भी शिवाजी ने दादोजी कोंडादेव से सिखाई थी। तो शुरुआती जीवन में शिवाजी के ऊपर जो मुख्य प्रभाव रहा उनमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, जिनमें से प्रथम नाम आता है दादोजी कोंडादेव का। लेकिन इनसे भी पहले एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम तब आएगा जब शिवाजी के ऊपर इन्फ्लुएंस किन लोगों का था उनकी हम बात करेंगे। और ये कौन थी? ये थी शिवाजी की माताश्री जीजाबाई का शिवाजी के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था और शिवाजी अपनी माताश्री के प्रति बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड बेटे भी थे। ये जीजाबाई एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि माँ एक बच्चे के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है जिससे कि एक महान लीडर बन सकता है, लाइक छत्रपति शिवाजी। हम मदर्स डे यूजुअली जो वेस्टर्न कल्चर में जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है उस प्रकार से कर लेते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार कि जीजाबाई के बर्थडे को हमें मदर्स डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अब आपके लिए सवाल, उसका जवाब लिखेगा इन द कमेंट सेक्शन कि जीजाबाई का डेट ऑफ बर्थ क्या माना जाता है, राइट। 1598 में इनका जन्म माना जाता हुआ था। टेल मी द डेट ऑफ जीजाबाई's बर्थ। अब कमिंग टू द इम्पैक्ट दैट जीजाबाई हैड ऑन शिवाजी, इसमें देखो क्योंकि जीजाबाई बहुत धार्मिक स्त्री थी, तो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें या गीता की बात करें, तो उसमें जितना भी शिष्टाचार की शिक्षा दी, राइट, जितनी भी शिष्टाचार की शिक्षा एक्सट्रैक्ट हो सकती है, शिवाजी को जीजाबाई ने वो शिष्टाचार और सदाचार शिवाजी के अंदर कूट कूट के भर दिया। इसी के साथ साथ शिवाजी में वो सभी गुण जो एक अच्छे राजा में होने चाहिए, चाहे वो संवेदनशीलता की बात करें, चाहे वो विवेक बुद्धि की बात करें, सहनशीलता की बात करें, धैर्य की बात करें या फिर करेज की बात करें, ये सारी चीज़ें जो एक अच्छे राजा में होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ को शिवाजी में इंकलकेट करवाने में जीजाबाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और कहते हैं ना कि शुरुआती पहले 5 साल में माँ ही बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट टीचर होती हैं, तो जीजाबाई ने इस रोल को बहुत ही अच्छे से निभाया, राइट। एंड शिवाजी में ये जो क्वालिटी सी, दिस कुड बी सीन राइट टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ दैट ही टुक, राइट। तो जीजाबाई का काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा था। इसी के साथ साथ शिवाजी के एक गुरु थे, दैट इज गुरु रामदास। गुरु रामदास शिवाजी के स्पिरिचुअल मेंटोर थे और इनके इन्फ्लुएंस में आकर इनको इनकरेजमेंट मिली कि पश्चिम भारत में एक हिंदू राज्य का स्थापन हो और उसमें मराठास को एक कॉन्फेडरेसी में कंसोलिडेट किया जाए। अलॉन्ग विद दैट अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का जज्बा भी इन्हें गुरु रामदास से ही प्राप्त हुआ। अब ऐसा था कि शुरुआती जीवन में ये कई सारी चीज़ें सीख रहे थे और इन लोगों का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा था, लेकिन 16 वर्ष की आयु में एक त्रासदी होती है। दादोजी कोंडादेव नहीं रहते जब शिवाजी महज 16 वर्ष के हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि पुणे की जो जागीर है अब वो डायरेक्टली शिवाजी के अंडर आ जाती है, ठीक है। तो शिवाजी जागीर को कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम पुणे, लेकिन कानून के हिसाब से पुणे अभी भी आदिल शाह ऑफ बीजापुर के जुरिस्डिक्शन में ही आता है और शिवाजी को आदिल शाह की सुजरेनिटी यानी कि आदिल शाह उनके ऊपर और वो एक तरीके से उनके सबॉर्डिनेट हैं, ये शिवाजी को मंजूर नहीं था और ये एक मौके की तलाश में थे कि किस तरह से ये अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकें। कॉन्सिक्वेंटली इनको ये मौका मिलता भी है जब 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद बीजापुर में एक पॉलिटिकल टर्मोइल यानी कि अफरा तफरी से मच जाती है। कॉन्सिक्वेंटली शिवाजी इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मवल नाम का एक इलाका है
पुणे के पास आज की डेट में एक तालुक है, तो यहाँ के लोगों का जज्बे को सही डायरेक्शन देते हुए ये एक आर्मी कंसोलिडेट करते हैं और उस आर्मी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि तोरणगढ़ फोर्ट के ऊपर ये अटैक करते हैं, उसको जीत लेते हैं और वहां पर मौजूद काफी सारा खजाना अब शिवाजी के पास आ जाता है। इस खजाने से शिवाजी के रिसोर्सेज और ज्यादा बढ़ जाते हैं और अगले कुछ ही महीनों में शिवाजी एक के बाद एक और कई सारे फोर्ट्स के ऊपर, कई सारे किलों के ऊपर विजय प्राप्त करनी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि पुरंदर, कोंडाना, सुपा, बारामती, इंदपुर और चक्कर। ये सारे फोर्ट्स पुणे और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं और यहां रायगढ़ में शिवाजी अपनी कैपिटल स्थापित करते हैं और एक इंडिपेंडेंट किंगडम की शुरुआत यहां पर हो जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज, राइट। अब जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो शिवाजी का जो वॉर का एम है और जो वॉर में टैक्टिक है वो यही रहती है कि कम से कम नुकसान के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया एक्वायर करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस, अपना परचम बेसिकली लहराना है। और इसमें ये 3 pronged अप्रोच को फॉलो करते थे, राइट। इसमें जिन राजाओं के साथ मित्रता की जा सकती है तो उनके साथ मित्रता करके अलायंस बनाकर अपनी आर्मी को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, राइट। जिन राजाओं के साथ संधि साइन की जा सकती है तो उनके साथ संधि साइन की जाए और उसके हिसाब से जो भी उन्होंने टैक्स चौथ सरदेशमुखी ये कलेक्ट करना है तो वो चीज होती थी। और जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते थे उनके लिए थी गुरिल्ला वॉरफेयर, जहां पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाज द मेन फैक्टर, जिससे कि अचानक हमला करके मराठास की आर्मी दुश्मन को परास्त कर देती थी और अपना दबदबा इलाके में कायम कर पाती थी, राइट। तो शिवाजी का बढ़ता वर्चस्व आदिल शाह के लिए एक चिंता का विषय बन गया, ठीक है। तो बीजापुर के सुल्तान काफी ज्यादा एंग्शियस हो गए। इमीडिएटली इन्होंने कहा कि इनके पिता तो हमारे यहाँ ही सेनापति हैं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए कि भाई अपने पुत्र को जरा रोकिए, उनको कहिए कि अपने मंसूबों को थोड़ा सा लगाम दें और आदिल शाह यानी कि जो राजा हैं बीजापुर के आदिल शाह, इनके प्रति थोड़ी सी लॉयल्टी दिखाएं, राइट। तो शिवाजी के पिताजी का इस्तेमाल किया गया, राइट। और इस कोशिश में बेसिकली नाकामयाबी ही हासिल हुई। कॉन्सिक्वेंटली सुल्तान इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने शाहजी भोंसले को 25 जुलाई 1648 को कैप्चर कर लिया, ठीक है। उनको बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। जब पिता को जेल में देखा तो शिवाजी उन्होंने एक जेस्चर दिखाया जिससे कि वो अपने पिता को जेल से बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने अपने सभी के सभी कॉन्क्वेस्ट और कैंपेन्स को स्थगित कर दिया और इवन जो कोंडाना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था वो भी आदिल शाह को दे दिया। इस फोर्ट के देने के बाद आदिल शाह ने डिसाइड किया कि शाहजी भोंसले को रिलीज कर दिया जाएगा और 1649 में वो रिलीज हो गए। कॉन्सिक्वेंटली 1649 में पिता के रिलीज के बाद शिवाजी ने एक बार फिर से अपने कॉन्क्वेस्ट को रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब रीस्टार्ट करने पर उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो पुणे के आसपास के रीजन्स के जागीरदार और राजा हैं वो शिवाजी का साथ दें, राइट। तो कई इन्होंने अलायंस बनाए, जैसे कि सवंतवाड़ी के सावंत, मधोल के घोरपड़े और फलटन के निम्बलकर, इन्होंने शिवाजी को ज्वाइन कर लिया था। और जो ज्वाइन नहीं करते थे जैसे कि चंद्रराव मोरे, राइट, जावली के चंद्रराव मोरे, तो इनको वॉर में डिफीट करके अपनी आर्मी को इन्होंने काफी कंसोलिडेट कर लिया। तो अब शिवाजी के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसका इस्तेमाल करके ये डेक्कन में अपने परचम को और विस्तार से लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, राइट। अब 1656 में क्या होता है कि मोहम्मद आदिल शाह की डेथ हो जाती है, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की डेथ हो जाती है, उनको सक्सीड करते हैं आदिल शाह टू, राइट। तो पॉलिटिकल टर्मोइल में गुजर रहा जो आदिल शाही ऑफ बीजापुर है, यहां पे मोहम्मद आदिल शाह टू जब सक्सीड करते हैं तो ये भी शिवाजी के बढ़ते वर्चस्व से काफी ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ये अफजल खान को भेजते हैं शिवाजी के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए, ठीक है। शिवाजी की बेसिकली उनको डिफीट करने के लिए अफजल खान के साथ एक बहुत बड़ी आर्मी को भेजा जाता है। अफजल खान की आर्मी काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहती है। अफजल खान की कद काठी भी शिवाजी के मुकाबले काफी ऊंचे लंबे थे अफजल खान, राइट। इनकी आर्मी भी काफी ज्यादा थी। तो शिवाजी को समझ आ गई थी कि यहां पर बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, बल से काम नहीं बन पाएगा। तो ये प्रिटेंड करते हैं कि ये अफजल खान की आर्मी का सामना नहीं कर सकते और क्या करते हैं, प्रतापगढ़ फोर्ट में अपनी आर्मी को ले जाते हैं। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक, इनकी एक स्ट्रैटेजी है
राइट, स्टेलमेट क्रिएट करने की कि दुश्मन को थका दिया जाए, और दूसरा प्रतापगढ़ फोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट था एंड वहां पर ये चाहते थे कि इसको हर हाल में प्रोटेक्ट करके रखने। कॉन्सिक्वेंटली ये एक बड़ी सेफ लोकेशन पर पहुंच गए और अफजल खान की आर्मी आगे फर्दर कूच नहीं कर पा रही थी। तो एक तरह से स्टेलमेट की सिचुएशन बन गई बिटवीन अफजल खान एंड शिवाजी महाराज। कॉन्सिक्वेंटली अफजल खान ने कहा कि यार चलो इस स्टेलमेट को खत्म करते हैं, शिवाजी से बात करते हैं। तो 10 नवंबर 1659 यहां पर अफजल खान अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो शिवाजी से मिलना चाहते हैं। अब प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जब इस तरह से दो लीडर्स मिलेंगे वॉर के टाइम पर, तो कोई हथियार लेके जाना साथ अलाउड नहीं है, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली डिसाइड तो यही हुआ था, लेकिन क्योंकि शिवाजी को पता था कि अफजल खान के मंसूबे क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने पास एक टाइगर क्लॉ, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, द फेमस टाइगर क्लॉ ऑफ शिवाजी, राइट, इसको अपने पास छिपा रखा था और एक आयरन का कवच अपने ऊपर पहन रखा था, जस्ट इन केस इनके ऊपर कोई अटैक अगर हो गया तो उस अटैक से ये बच पाए, ठीक है। ये बुलेट प्रूफ वेस्ट की तरह एक चेन वाली वेस्ट होती है जिससे कि नाइफ अटैक से ये बच सकते हैं। तो अफजल खान ने प्रिटेंड किया कि वो शिवाजी के गले लगना चाहते हैं, और वहां पर गले लगते ही क्योंकि कद काठी में काफी लंबे थे तो उन्होंने शिवाजी को दबोच लिया और उनके पीठ में खंजर खोपने की कोशिश की। जैसे ही शिवाजी को इस बात का रियलाइजेशन हुई, इन्होंने इमीडिएटली अपना टाइगर क्लॉ निकाला एंड अफजल खान को चीर के रख दिया, राइट। इसके बाद अफजल खान जैसे व्यक्ति को इस तरह से किल करके, असैसिनेट करके शिवाजी का वर्चस्व, उनका दबदबा साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में, दक्षिणी इंडिया में और ज्यादा बढ़ गया, राइट। अफजल खान को मारने के बाद वो बीजापुर की तरफ कूच करते हैं, 3000 बीजापुर के सैनिकों की हत्या हो जाती है और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया जाता है, राइट। तो बेसिकली आदिल शाह 2 बेसिकली डिफीट हो चुका है, लेकिन एक लास्ट अटेम्प्ट वो और करता है। अपने एक सेनापति रुस्तम जहां की लीडरशिप के अंडर वो फिर से एक बहुत बड़ी सेना भेजता है जिससे कि शिवाजी को डिफीट किया जा सके, लेकिन शिवाजी 1659 में रुस्तम जहां को भी डिफीट कर देते हैं और पानहाला नाम के फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता है। पानहाला फोर्ट के फॉल के बाद आदिल शाह 2 की इन्फ्लुएंस इन बीजापुर एक तरह से खत्म हो जाती है और डेस्परेटली वो जाता है औरंगजेब से मदद मांगने। अब यहां पे शुरुआत होती है शिवाजी वर्सेस औरंगजेब की कहानी की, राइट। तो औरंगजेब की कहानी की अगर हम बात करें तो बिफोर असेंडिंग टू मुगल थ्रोन, औरंगजेब डेक्कन के वाइसरॉय थे, ठीक है। शाहजहां जब मुगल बादशाह थे तब औरंगजेब डेक्कन के वाइसरॉय थे। तो डेक्कन में मुगल परचम लहराने का खास इंटरेस्ट और खास जज्बा औरंगजेब में नजर आता था। औरंगजेब की इच्छा थी कि मुगल परचम जो है वो डीप साउथ तक भी पहुंचना चाहिए, और लगातार इसने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से ये साउथ में जो छोटे किंगडम्स हैं इनको डिफीट किया जाए, राइट। तो ये वैसे भी इसको भी पता था शिवाजी महाराज की किस तरह से उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो इसने आदिल शाह 2 की रिक्वेस्ट पर 1.5 लाख सोल्जर्स को तैनात किया और 1660 में अपने एक मामा शाहिस्ता खान, ठीक है, इनको शाइस्ता खान भी कह देते हैं या शाहिस्ता खान भी कह देते हैं, 1660 में 1.5 लाख सैनिकों के अंडर 1.5 लाख सैनिकों के साथ शाहिस्ता खान को कहा कि दक्कन में जाके शिवाजी को डिफीट किया जाए, राइट। शाइस्ता खान के पास इतने सारे सोल्जर्स थे तो शिवाजी ने जितनी टेरिटरी एक्वायर की थी उस टेरिटरी में काफी ज्यादा लूटमार और प्लंडर हुआ, काफी नुकसान भी झेलना पड़ा और शिवाजी का एक फेमस लाल महल इसे भी कैप्चर कर लिया गया। सेटबैक जब लगे तो शिवाजी ने फिर से यही सोचा कि यहां पर बल से ज्यादा बुद्धि का काम करना पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने गोरिल्ला हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने भेष बदल के अपने 400 सैनिकों के साथ अचानक शाहिस्ता खान के शिविर पर रात के समय पर हमला किया, जहां पर शाहिस्ता खान की 3 उंगलियां उन्होंने काट के रख दी। He chopped off 3 fingers of शाहिस्ता खान, killed some important members of family जो प्लानिंग कर रहे थे शिवाजी के टेरिटरी के ऊपर फर्दर अटैक करने की, राइट। एंड इस सेटबैक के बाद शाहिस्ता खान वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न फ्रॉम डेक्कन, राइट। लेकिन शिवाजी यहां रुकने वाले नहीं थे। शाहिस्ता खान ने इतना उद्गम मचाया था, इतना आतंक मचाया था शिवाजी की टेरिटरी में कि उसका बदला लेना भी जरूरी था। तो शिवाजी डिसाइड करते हैं कि वो सूरत, जो कि मुगल सल्तनत का एक काफी समृद्ध शहर था, उसके ऊपर अटैक करें, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली 1664 में शिवाजी ही अटैक्स सूरत, राइट। और उस अटैक ने औरंगजेब को भी काफी ज्यादा रेस्टलेस कर दिया। सूरत में अटैक से प्लंडर भी हुआ, जिसके बाद शिवाजी के हाथ काफी सारा खजाना लगा और इस खजाने को फर्दर अपने मिलिट्री कैंपेन्स के लिए यूज किया जा सकता था। औरंगजेब काफी ज्यादा टेंशन में था, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली मिर्जा राजा जय सिंह ऑफ आम्बेर को ये कहते हैं
कि शिवाजी को किसी तरह कंट्रोल में रहो और उनके साथ ट्रीटी साइन की जाए, राइट। सो 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जय सिंह ये सक्सेसफुल हो जाते हैं शिवाजी की आर्मी को कंट्रोल करने में, राइट। एक तरह से डिफीट कर देते हैं और जबरन उनसे एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली शिवाजी को 23 फोर्ट्स और 4 लाख सोने के सिक्के औरंगजेब के हवाले करने पड़ते हैं और ये आश्वासन देना पड़ता है कि वो मुगल सल्तनत के प्रति लॉयल और वफादार रहेंगे और अपने पुत्र को भी एक मनसबदार की तरह मुगल आर्मी में अपॉइंट करवाएंगे, ठीक है। यहां पर इस चीज का फैसला होता है, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली इस संधि को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इस ट्रीटी को फॉर्मलाइज और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए 1666 में जय सिंह, औरंगजेब और शिवाजी की एक मीटिंग अरेंज करते हैं एट आगरा फोर्ट। लेकिन आगरा फोर्ट में जब शिवाजी आते हैं, अपने तरफ से वो ट्रीटी को रिस्पेक्ट करने के मूड से आए थे, लेकिन जब वो आगरा फोर्ट पहुंचते हैं उनको लोअर रैंक के मनसबदार के साथ बिठा दिया जाता है, राइट। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड मनसबदार होते हैं, तो थर्ड ग्रेड मनसबदार के साथ इनको बिठा दिया जाता है, विच इज वेरी इंसल्टिंग फॉर शिवाजी, राइट। सो यहां पर शिवाजी ओपनली औरंगजेब का विरोध करते हैं और इस विरोध के चलते औरंगजेब क्या करता है कि शिवाजी और संभाजी दोनों को ही आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर लेता है। यहां पर शिवाजी के लिए इंपॉर्टेंट था कि हर हाल में बच के निकलें, सो कॉन्सिक्वेंटली ये एक मिठाई वाले का भेष धारण कर लेते हैं और संभाजी जो इनके पुत्र हैं उनको एक मिठाई के डब्बे में छिपाकर किसी तरह आगरा फोर्ट से बच निकलते हैं। इसके बाद आगरा फोर्ट से निकलकर ये जाते हैं मथुरा में एक ब्राह्मण की प्रोटेक्शन में संभाजी को सौंप दिया जाता है, राइट। एंड 1668 में एंड उसके बाद अपने किंगडम की फर्दर एक्सपेंशन के ऊपर ये फोकस करते हैं। 1668 में जब मुगल से शिवाजी बेसिकली काबू ही नहीं आ रहे थे, तो 1668 में मुगल्स कहते हैं कि चलो अब शिवाजी के साथ फिर से हम ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, लेकिन इस बार जैसे शिवाजी चाहते हैं उस तरह की ट्रीटी साइन की जाएगी। इस ट्रीटी को मीडिएट करने के लिए राजा जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को एक तरीके से एज मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, राइट। एंड यहां पे शिवाजी के लिए राजा का टाइटल के लिए मुगल सल्तनत रेडी हो जाती है। शिवाजी इज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय मुगल सल्तनत एंड संभाजी को मनसबदार बना दिया जाता है और बेराड़ की जागीर ये उनके हवाले कर दी जाती है, राइट। सो क्वाइट गुड, ठीक है। ये शिवाजी की एक तरीके से जीत मानी जाती है और शिवाजी को यह भी अधिकार दिया जाता है कि अगर वो आदिल शाही किंगडम को अटैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्योंकि आदिल शाही किंगडम वैसे ही खत्म हो चुका था, तो बिना लड़ाई लड़े आदिल शाही किंगडम ने शिवाजी को सरदेशमुखी और चौथ टैक्स देने के लिए वो एग्री हो गए थे। तो आदिल शाही ऑटोमेटिकली, ये बीजापुर ऑटोमेटिकली शिवाजी के अंडर एक डोमिनियन बन गई, ठीक है। इट वॉज अ डोमिनियन अंडर द किंगडम ऑफ शिवाजी, राइट। अब यहां पर 1668 में 2 ही साल हुए थे कि औरंगजेब के फिर से नियत बदल गई और 1670 में बेराड़ को संभाजी से हथिया लिया गया, राइट। और इसका बदला लेने के लिए सूरत के ऊपर फिर से शिवाजी की आर्मी अटैक करती है, प्लंडर किया जाता है उसे और इतना ट्रेजर एक्वायर कर लिया जाता है कि अब शिवाजी अपने किंगडम का और ज्यादा विस्तार कर सकते हैं और भी ज्यादा शक्तिशाली किंगडम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। इस किंगडम को एस्टैब्लिश करके, यानी कि सूरत पर 1670 में अटैक करने के बाद जब वेस्टर्न इंडिया में एक काफी शक्तिशाली हिंदू किंगडम ये एस्टैब्लिश कर देते हैं, तो तब ये अपनी कोरोनेशन का एक तरीके से इच्छा जाहिर करते हैं, राइट। तो खुद को छत्रपति डिक्लेयर करते हैं और एक फॉर्मल कोरोनेशन अब इनकी होनी है, यानी कि इनकी ताजपोशी होनी है। अब इस ताजपोशी से रिलेटेड भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यही कहानी है फ्रॉम शिवाजी टू छत्रपति शिवाजी। देखो, जब ये किंगडम बन जाता है तो बहुत सारे सामंत और बहुत सारे जागीरदार, जमींदार और राजा शिवाजी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये कन्फेडरेसी और मराठा कन्फेडरेसी के छत्रपति बनने के लिए शिवाजी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन पुणे के आसपास के इलाके के जो ब्राह्मण्स होते हैं वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं और उनका कहना होता है कि शिवाजी क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग नहीं करते क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है, तो इसलिए उन्हें छत्रपति नहीं बनाना चाहिए। यहां पर सामने आते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ मराठा किंगडम कॉल्ड एज बालाजी आवाजी। बालाजी आवाजी इन ब्राह्मणों को कन्विंस करते हैं और एक प्रमाण दिखाते हैं जहां पर शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया क्लैन के साथ किया जाता है। तो शिवाजी के रगों में क्षत्रिय खून दौड़ रहा है, यह प्रूव हो जाता है, इसका प्रमाण मिल जाता है। एंड 6 जून 1674, ठीक है, 6 जून 1674 को शिवाजी की ताजपोशी हो जाती है और उन्हें ये ब्राह्मण ही छत्रपति बनाने की जो फॉर्मल सेरेमनी होती है उसको संपन्न करते हैं। छत्रपति बनने के बाद शिवाजी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, काफ़ी स्ट्रीमलाइनिंग होती है और इस एडमिनिस्ट्रेशन में शिवाजी के अष्टप्रधान
ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अष्टप्रधान इज बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन जिनके कंधों पर पूरे साम्राज्य की बागडोर टिकी हुई थी, राइट। तो जैसे कि पेशवा, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे। सारे नौबत, जिनको सेनापति भी कहा जाता था, ये मिलिट्री कमांडर होते थे। अमात्य के अंडर आते थे अकाउंट्स, यानी कि वो अकाउंटेंट जनरल थे। वके नाविस, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, राइट। और इसी के साथ साथ पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स भी इनके अंडर आते थे। वके नाविस के बाद जो सचिव थे, ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो वार्तालाप या कम्युनिकेशन होनी है तो उसमें सचिव एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। जो सुमंत थे, ही वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनी, ठीक है, कुछ सेरेमनी है तो ही वॉज मास्टर ऑफ सेरेमनी। उसके प्रबंध करने से लेकर और कई सारी अरेंजमेंट जो करनी होती है उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था। न्यायाधीश, ये मुख्य न्याय, ठीक है, चीफ जस्टिस का काम करते थे। एंड एक और ऑफिसर थे, दैट इज पंडित राव, ही वॉज द हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड चैरिटीज, राइट। महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी शिवाजी महाराज ने पूरा फोकस किया। एंड शिवाजी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यूरोपियंस जब इंडिया में आ रहे थे तो उस मूवमेंट को देखते हुए इस बात को समझ लिया कि जहां बाकी पूरे भारत में लोकल राज रजवाड़े जमीन के लिए लड़ रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग इन द ओशंस। एंड आने वाले समय में कंट्रोल ओवर सीज इज गोइंग टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट दैन कंट्रोल ओवर लैंड। एंड इसी विजन को देखते हुए शिवाजी स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेवल फोर्स। और यही कारण है कि शिवाजी का ये लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है, और उनका अपने समय से थोड़ा आगे की सोच रखना, जिसकी वजह से उन्होंने मराठा एम्पायर को एक नेवी दी। और उनकी इसी कंट्रीब्यूशन से जो मौजूदा हमने अपनी इंडियन नेवी का जो सिंबल रिसेंटली अपडेट किया है, दैट इज वेरी मच इन रिजेम्बलेंस टू द मराठा नेवी सील, राइट। तो शिवाजी बहुत ही बढ़िया शासन चलाते हैं, बट सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। तो ये महान सूर्य का अस्त 3 अप्रैल 1680 को हो जाता है एंड दैट इज कंसिडर्ड अ लॉस फॉर इंडिया, राइट। लेकिन अपने जीवन से और इतिहास में जो वर्चस्व शिवाजी ने कायम किया है, दैट इज अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी फॉर सेवरल जनरेशंस, फॉर अस, फॉर एवरीवन हु लव्स हिज मदरलैंड, हिज कंट्री। कई सारे संघर्ष लड़ते हुए शिवाजी ने अपने विजन को नहीं छोड़ा और उस विजन को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद, स्ट्रैटेजी, बल और बुद्धि दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए एक्शन किया। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने लोग अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने विजन को कभी मत छोड़ना, राइट। बल के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी कॉमन सेंस और वो इंटेलिजेंस डेवलप करनी है जहां पर मिनिमम अगर हमें कुछ पता है तो उससे भी मैक्सिमम अटेम्प्ट हम कर सकें। और इस चीज़ को हम सिखाते हैं हमारे P2I बैच में। हमारा नया P2I बैच, इसी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज ऑन 26 फरवरी, और ये शाम 6 बजे का बैच रहने वाला है। CS लाइव कोड को यूज करके आप इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। यू कैन एनरोल ओनली इन ₹25,000। इस बैच के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स हमारी ही टीम आपको देगी, जिससे कि आपका टाइम बचेगा एंड यू जस्ट हैव टू फोकस इन द क्लासेस एंड रिवाइज द हैंड रिटन नोट्स। तो क्लास के बाद अगर आप 1 घंटा भी अपनी रिवीजन को दे देते हैं तो यू आर डूइंग जस्टिस विद योर प्रिपरेशन। 1 हफ्ते की पढ़ाई के बाद आपका 50 MCQs का टेस्ट होगा। तो स्टार्टिंग से ही MCQs को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल हो सकता है टू सॉल्व दोज MCQs, ये हम स्टार्टिंग में ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। हर दिन क्लास के बाद जब टॉपिक कवर हो जाता है तो एक मेंस के आंसर राइटिंग की एक्सरसाइज भी आपको मिलती है, जिसकी इवैल्यूएशन होती है एंड यू आर गिवन सर्टेन टिप्स टू इंप्रूव योर आंसर, राइट। तो काफ़ी होलिस्टिक कोर्स है ये, इसमें आपकी फाउंडेशन काफ़ी अच्छी बन जाती है और कहानी सिर्फ फाउंडेशन पर नहीं खत्म होती। हम इसको P2I इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज में ये आपका साथ देगा। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन विच विल बी नियरली अराउंड एंड ऑफ जनवरी 2025, उसके बाद आपको एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा विद नो एडिशनल कॉस्ट। एक बार आपने इसमें एनरोल कर लिया तो क्रैश कोर्स आपको मिलना ही मिलना है। उस क्रैश कोर्स में आपको प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन से सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज करवाया जाएगा। क्लास में एम्फेसिस करवाया जाएगा कि प्रीलिम्स में सवाल कहां से आ सकता है। हर क्लास के बाद आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मिलेगी फॉर प्रीलिम्स एंड CSAT के ऊपर भी भरपूर फोकस देकर आपको प्रिपेयर किया जाएगा टू एस इन प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो दिल्ली NCR में आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, जहां पर आपके रहने खाने पीने का खर्चा स्टडी IQ बेयर करेगा। आपको अपनी जेब से कुछ नहीं खर्चना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अगर दिल्ली नहीं आ सकते तो ऑनलाइन माध्यम से हम आपकी मेंस की तैयारी करवाएंगे, जहां पर 3-to-1 अप्रोच फॉलो होती है। हफ्ते में 3 दिन हम दोबारा से सारा सिलेबस रिवाइज करते हैं, बट दिस टाइम वी फोकस ऑन मेंस एस्पेक्ट, राइट। तो मेंस के टाइम पर 3 क्लासेस आपके इशू एनालिसिस की होती है विच विल हेल्प यू टू राइट गुड आंसर्स। लेकिन गुड आंसर्स
3 घंटे में 20 आंसर लिखना इन 2 सेशंस अ डे कैन बी अ चैलेंज, राइट। तो 2 दिन रिगरस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है और 1 दिन आपको करंट अफेयर्स को आंसर में कैसे यूज करके अपने आंसर्स एनरिच करने हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हमारा मेंस का आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम है ऑफ 3 to 1 अप्रोच, एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट अ मेंस टेस्ट सीरीज, राइट। तो उसमें अगेन सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अनिल स्वरूप सर, हु इज रिटायर्ड गोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और इसी तरह से और कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स टीम स्टडी IQ के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी गाइडेंस से आप इंटरव्यू में बेस्ट फुट फॉरवर्ड कैसे रखना है उसके बारे में आपको पता लगता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स के लिंक मिल जाएंगे। सीधा ऐप पे जाइएगा या वेबसाइट पर जाइएगा, राइट। वहां पर आप एक बार शेड्यूल चाहें तो देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको उसी PDF में मिल जाएंगे, उसके आंसर भी मिल जाएंगे। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर @helluchandan पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और CS लाइव कोड लगाकर हाईएस्ट डिस्काउंट के साथ ओनली 25,000 रुपीज में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। That's all from my side today. Wish you all the best, and I will see you soon in the next video. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।